गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मनोवृत्ति का चैप्टर कर रहे हैं। मनोवृत्ति के चैप्टर में हम जो मेथड्स कर रहे थे उनमें फर्स्ट मेथड थी थ्रस्टन मापनी विधि, दूसरी थी लिकर्ट मापनी विधि, तीसरी थी बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी विधि, फोर्थ मेथड जो हमने की थी वो थी गटमैन संचय मापनी विधि। अब तक हमने 4 मापनी विधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मापनी विभेदन विधि। एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक ने 1948 में इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में थ्रस्टन, लिकर्ट तथा गटमैन द्वारा बताए गए स्टेप्स को मिलाकर एक नई मापनी तैयार की। इस विधि की मापनी की मौलिकता उतनी अधिक नहीं है। इस विधि द्वारा मनोवृत्ति मापनी बनाने में कुछ प्रमुख सोपान है। फर्स्ट सोपान है या फर्स्ट स्टेप है, मनोवृत्ति वस्तु से संबंधित बहुत सारे ऐसे आइटम्स को तैयार कर लिया जाता है जिनका आंसर सहमत या असहमत जैसी श्रेणियों में देना होता है। दूसरा स्टेप्स है थ्रस्टन विधि के समान इन आइटम्स को कुछ निर्णायकों को इस प्रार्थना के साथ दे दिया जाता है कि वे इन्हें अनुकूलता की मात्रा के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में छांट दें। तीसरा पॉइंट आता है संगत रूप से नहीं छांटे गए एकांशों को अस्पष्ट समझकर हटा दिया जाता है। बाकी बचे हुए एकांशों को 6 अनुक्रिया विकल्प में तैयार किया जाता है। ये 6 अनुक्रिया विकल्प हैं पूर्णतः सहमत, सहमत, थोड़ा सहमत, थोड़ा असहमत, असहमत तथा पूर्णतः असहमत। नेक्स्ट स्टेप आता है इन सभी ऐसे आइटम्स को परियोज्य के एक नए समूह पर क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक परियोज्य अपनी मनोवृत्ति की अनुकूलता के अनुसार प्रत्येक आइटम्स पर अपनी प्रतिक्रिया इन 6 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर करता है। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की अनुक्रिया का स्कोरिंग करके उन्हें एक साथ जोड़कर टोटल स्कोर प्राप्त किया जाता है और इसी टोटल स्कोर के आधार पर लिकर्ट विधि के समान आइटम एनालिसिस किया जाता है, एकांश विश्लेषण किया जाता है। एकांश विश्लेषण के मूल भेदक एकांशों को चुन लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है चुने गए एकांश को गटमैन के संचय मापनी विधि द्वारा एक विमीय बनाया जाता है। इसके बाद मनोवृत्ति मापनी तैयार किया जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि इस मापनी विधि में थ्रस्टन विधि, लिकर्ट विधि तथा गटमैन विधि का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। ऐसे तो ये विधि काफी व्यापक दिखाई देती है, लेकिन मनोवृत्ति मापन के क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता या उपयोगिता बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इस विधि की जांच अनुसंधान द्वारा की जा रही है और उसके बाद ही इस विधि की पूर्ण रूपरेखा या तस्वीर सामने आ सकेगी। उसके बाद है कि थर्स्टन विधि और लिकर्ट विधि का तुलनात्मक अध्ययन। मनोवृत्ति मापन के लिए जितनी भी मापनी विधियां हैं उनमें थ्रस्टन विधि तथा लिकर्ट विधि बहुत ही प्रमुख है। समाज मनोविज्ञान के अनुसंधानों में इन दोनों विधियों का मनोवृत्ति मापन में
जितना अधिक उपयोग हुआ है उतना किसी भी अन्य विधि का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि छात्र इन दोनों विधियों के आपसी संबंधों को ठीक तरह से जाने। लेकिन ये तभी संभव है जब हम थ्रस्टन विधि और लिकर्ट विधि में समानता और असमानता को पहचान सकें, उनके बिंदुओं पर ध्यान दे सकें। तो दोनों ही विधियों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। सबसे पहले मैं थ्रस्टन विधि तथा लिकर्ट विधि की समानताओं पर चर्चा कर रही हूँ। फर्स्ट समानता है, थ्रस्टन विधि तथा लिकर्ट विधि दोनों में ही अनुसंधानकर्ता शुरू में आइटम्स या कथनों को एक बड़ी संख्या में तैयार करता है। दूसरा पॉइंट है, दोनों विधियों में कथन का अंतिम सिलेक्शन कुछ सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट है, दोनों ही विधियों में पर्याप्त विश्वसनीयता तथा वैधता का गुण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों विधियों का प्रयोग मनोवृत्ति मापने के लिए तैयार की गई मापनियों में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक से अधिक हुआ है। नेक्स्ट समानता है, थ्रस्टन विधि और लिकर्ट विधि द्वारा तैयार की गई मनोवृत्ति मापनी एकांशों की संख्या लगभग समान यानी 20 से 30 के भीतर ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों विधियों की लोकप्रियता होने के बावजूद भी इनमें इन दोनों की कुछ अपनी अपनी हानियां हैं, अपने अपने अवगुण हैं, अपनी अपनी परिसीमाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों विधियों द्वारा मनोवृत्ति की सिर्फ दिशा का मापन होता है, सही मात्रा का नहीं। तो ये 7 पॉइंट हमने जो किए हैं वो दोनों विधियां यानी थ्रस्टन विधि और लिकर्ट विधि की समानता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है थ्रस्टन विधि और लिकर्ट विधि की दोनों ही मापनियों में कुछ विभिन्नताएं। फर्स्ट पॉइंट है, थ्रस्टन विधि में 11 बिंदु मापनी है, यानी इस विधि में मापन के लिए 11 बिंदुओं को काम में लिया गया है, जिसमें कथनों या एकांशों को छांटा जाता है, जबकि लिकर्ट विधि को 5 बिंदु मापनी बनाया गया है, जिसमें एकांशों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थ्रस्टन विधि में कथनों को छांटने के लिए निर्णायकों की सहायता ली जाती है, जबकि लिकर्ट विधि में प्रयोजक की सहायता से ही एकांशों के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली जाती है। तीसरा पॉइंट है, थ्रस्टन विधि में कथनों का अंतिम सिलेक्शन चतुर्थांक मान तथा आंतरिक संगति के आधार पर होता है, परंतु लिकर्ट विधि में कथनों का चयन एक विशेष सांख्यिकी विधि जिसे एकांश विश्लेषण कहा जाता है, इसके आधार पर होता है। थ्रस्टन विधि द्वारा मनोवृत्ति मापनी बनाने में अधिक समय तथा अधिक खर्च भी लगता है, क्योंकि प्रत्येक कथन का मापनी मूल्य, चतुर्थांक मान तथा आंतरिक संगति का भी पता लगाना होता है। लेकिन लिकर्ट विधि में ऐसी बात नहीं है, केवल एकांश विश्लेषण के द्वारा एकांशों का अंतिम चयन हो जाता है। इससे मापनी मूल्य भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण लिकर्ट विधि द्वारा मनोवृत्ति मापनी बनाने में समय कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थ्रस्टन विधि में मूल भेदक कथनों को अलग कर लेने का वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं है, जबकि लिकर्ट विधि में इस तरह का तरीका उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रस्टन विधि में मनोवृत्ति मापते समय प्रयोजक सिर्फ उन्हीं कथनों को चिन्हित करता है जिनसे वह सहमत या असहमत होता है, लेकिन लिकर्ट विधि में
मनोवृत्ति मापते समय परियोज्य को अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत में से किसी एक के रूप में करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिकर्ट विधि की लोकप्रियता उसमें शामिल या उसमें निहित सरलता एवं सुगमता के कारण थ्रस्टन विधि की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिकर्ट विधि की विश्वसनीयता थ्रस्टन विधि की विश्वसनीयता से अधिक है। और लास्ट पॉइंट आता है कि कुछ समाज मनोवैज्ञानिक जैसे हॉलैंड तथा सेरिफ ने 1953 में ये बताया कि थ्रस्टन विधि में निर्णायकों द्वारा खासकर तीव्र व्यक्तिगत मनोवृत्ति रखने वाले या अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति रखने वाले निर्णायकों द्वारा कथनों की पक्षपातपूर्ण छंटनी की जाती है। इस प्रकार का दोष लिकर्ट विधि में देखने को नहीं मिलता। लिकर्ट विधि को तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय होने का भी एक प्रमुख कारणों में से एक है।